अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 के जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें पहला एमसीक्यूज़ है, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट मूव्स विद। जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक फ़िक्स फोर्स लगती है तो वो उसमें एक एक्सेलरेशन फ़िक्स पैदा करती है जो कि वेरी नहीं करता। तो इसका सही जो जवाब है हमारे पास वो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका सही जवाब है हमारे पास। दूसरा एमसीक्यूज़ है, इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल देन द बॉडी सेड टू बी मूविंग विद। जब कोई ऑब्जेक्ट हरकत में होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, अगर वो टोटल टाइम में नापते हैं तो वो एवरेज होती है, और मुख्तसर टाइम में नापते हैं तो इंस्टेंटेनियस होती है। और ये दोनों वैल्यूज़, अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें, और ये दोनों वैल्यूज़ अगर अलग अलग निकलें तो फिर हम इससे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल निकलें, एक जैसी निकलें, तो फिर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। ये इसका सही जवाब है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद हमारे पास एक और एमसीक्यूज़ है और वो यहाँ से है। डिस्टेंस, सही कर देते हैं इसको। A distance time graph is a curve then the body is said to be moving with। देखें, हम ग्राफ बनाते हैं जिसमें टाइम को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रखते हैं। और डिस्टेंस टाइम से क्या मिलती है, हमें वेलोसिटी मिलती है, स्पीड मिलती है। तो अगर ये ग्राफ आप डिस्टेंस टाइम का बनाएं और ये कर्व बनकर आता है तो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है। स्ट्रेट लाइन आती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। तो ये कह रहा है डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है वो एक कर्व है। तो ऑब्जेक्ट किससे मूव करेगा, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, यानी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा। और इसके बाद नीचे वाला देखें, इफ़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने बताया कि अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो फिर वो किससे मूव करता है, यूनिफॉर्म से मूव करता है। लेकिन अब देखें यहाँ पे है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी टाइम को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे, और वेलोसिटी और टाइम से बेटा मिलकर क्या बनता है, एक्सेलरेशन बनता है। तो जब हम उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये एक्सेलरेशन होगा बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इसका। अच्छा, ये जो ग्रेडियंट लिखा होता है, ये अभी आप फर्स्ट ईयर में तो ग्रेडियंट के बारे में उतना पढ़ा नहीं है आपने। सेकेंड ईयर में आएंगे तो मैथ्स और कंप्यूटर वाले बच्चे पढ़ेंगे। ग्रेडियंट एक्चुअली स्लोप को कहते हैं, जहाँ पे ग्रेडियंट से मुराद आप ये समझ सकते हैं कि अपॉन में ऊपर वेलोसिटी और नीचे डिवाइड में टाइम होगा, ये ग्रेडियंट है, स्लोप होता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। न्यूटन का पहला जो लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से मशहूर है, या आप अच्छी तरह से भी जानते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल अभी नीचे भी रिपीट होगा बार बार। तो आप इस न्यूमेरिकल का जो तरीका है वो समझ लें, फार्मूले समझ लें, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे सॉल्व ऐसा हो नहीं पाएगा, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लिखा हुआ है 1 kg स्टोन व्हेन फॉलिंग अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 1 किलोग्राम का पत्थर जो है 10 मीटर की हाइट से जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है, स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वो कंप्लीट नहीं लिखा हुआ ये एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ कुछ ऐसे है कि जब ये पत्थर ज़मीन से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होते हैं, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो तीनों जो होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको रिड्यूस करके हम यहाँ पर इस्तेमाल करवाते हैं। जो पहली होती है वो होती है VF इज़ इक्वल टू GT, VF इज़ इक्वल टू GT। दूसरी जो होती है वो होती है H इज़ इक्वल टू हाफ GT²। और तीसरी जो होती है वो होती है 2GH इज़ इक्वल टू VF²। यानी किसी भी इक्वेशन में आपने नीचे वेलोसिटी नहीं लेनी। अब अगर इसमें जो मास ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये मास असल में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, इसका डेटा से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। यहाँ पर देखें हाइट गिवन है, H गिवन है, और आपसे इसमें वेलोसिटी मांग रहा है, तो आप इसमें 2GH इज़ इक्वल टू VF² वाला फॉर्मूला लगाएं। तो बेटा 2GH के अंदर G की जगह 9.8, H की जगह 10, 9.8 को 10 से करेंगे 98, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 196,
और वी एफ पे जो स्क्वायर है वो हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, और 196 का जब रूट निकालेंगे तो इसका जवाब आएगा 14 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको जवाब बताया है, आपको कौन सा वाला, 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। अब आ जाते हैं इसके बाद वाले, कार ट्रैवलिंग एट 65 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ टर्न्स वेस्ट विदाउट अ चेंज इन स्पीड द कार इज़ मूविंग। देखिए जो गाड़ी ट्रैवल कर रही है 65 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ पर थी, इसने अपनी डायरेक्शन बदली है, नॉर्थ से वेस्ट एक अलग डायरेक्शन होती है, लेकिन इसने वैल्यू नहीं चेंज करी, मैग्नीट्यूड वही है। तो बच्चों याद रखें, इसकी स्पीड जो है बेटा वो तो वही रही, 65 था 60, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है बेटा वो चेंज हो गई, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई, नॉर्थ अलग डायरेक्शन है, वेस्ट अलग डायरेक्शन है। हम बोलेंगे ये कार जो मूव कर रही है, इसका सही जवाब क्या है, एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। ठीक है भाई। फिर इसके बाद देखें 9 जो आपके पास नज़र आ रहा है, ये वही वाला MCQ दोबारा से आ गया। हाउ मैनी मीटर्स विल अ 20 kg बॉल। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 20 kg को पहले आप इसमें हटा दें, और उसके बाद हाउ मेनी मीटर का मतलब क्या है, आपने H निकालना है इसके अंदर, और टाइम इसके अंदर मेंशन किया गया है, और वो टाइम है इसके अंदर 1 सेकंड का टाइम इसमें मेंशन किया गया, 1 सेकंड का इसमें टाइम बताया गया। तो आपने इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है H इज़ इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि इसमें हाइट पूछी गई है। तो आप H इज़ इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर इसमें लगा दें, सॉल्व हो जाएगा। वैसे ऐसे रफली मैं लगा देता हूँ, हाफ G की जगह 9.8 और T की जगह पर बेटा यहाँ पे हम डाल देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9.8 को 2 से कैंसिल कर देंगे, जवाब आ जाएगा इसका 4.9। इसका सही जवाब है 4.9 मीटर। When a body moves vertically upward the work done will be। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है, तो उसका जो वर्क डन होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होने की वजह से नेगेटिव होता है। अच्छा, इसके बाद आगे बात करते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइन करके ऐसे हो गया, इंक्लाइन एट 30 डिग्री विल बी। एक इंक्लाइन प्लेन है जो 30 के एंगल पर है, और एक ऑब्जेक्ट उससे स्लाइड डाउन नीचे कर रहा है, और ये फ्रिक्शनलेस है, तो इसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू G sin थीटा। तो G की जगह 9.8 डालें, और sin थीटा के अंदर थीटा की जगह 30 डालें, तो sin 30 होता है 0.5। उसको जब 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जवाब जो आता है वो बेटा आता है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A bus of weight 30,000 Newton is moving with uniform velocity of 14 meter per second. Its acceleration is। बस है जिसका वज़न 30,000 न्यूटन है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो हम शायद इस वैल्यूज़ को देखकर इस बात पे कंफ्यूज हो जाएं कि शायद हमें यहाँ कोई डेटा बनाना है और कोई फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। नहीं, इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। इसके अंदर देखें, बस जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम होंगी। तो आप उसका जब एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम होने की वजह से एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। इफ़ द टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। तो मैंने क्लास में बताया था कि जब हम टोटल टाइम लेते हैं तो एवरेज होता है, और जब टाइम इंटरवल को बहुत छोटा लेते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस होता है, या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला जा रहा है, इस वजह से ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। F इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी रिप्रेजेंट, ये एक इक्वेशन है आपके सामने, और आप ये इक्वेशन स्टोक्स लॉ को रिप्रेजेंट करती है बच्चों। स्टोक्स लॉ फॉर फ्लूइड फ्रिक्शन इज़ गिवन बाय। तो जैसा कि ऊपर वाला ये MCQs है, और उसको इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट अंदाज से लिख के दे दिया कि इनमें कौन सा इक्वेशन स्टोक्स लॉ की होगी। तो इसका सही जवाब हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे इसका सही जवाब है F इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये इसका सही जवाब है हमारे पास। इन स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स इज़ नॉट प्रोपोर्शनल। तो बेटा स्टोक्स लॉ में स्टोक्स साहब ने जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्स किया था, डुबोया था, तो उन्हें 3 चीज़ों पे रिलेशन मिला था। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी था, रेडियस ऑफ स्फेयर भी था, टर्मिनल वेलोसिटी भी था, लेकिन मास ऑफ द स्फेयर पर कोई रिजल्ट नहीं मिला था। इसका सही जवाब है मास ऑफ द स्फेयर। ठीक है बेटा। स्टोक्स लॉ होल्ड गुड फॉर,
स्लो फ्लो किसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए? तो स्लो फ्लो जो है वो हमेशा याद रखें मोशन थ्रू विस्कस मीडियम, लिक्विड के लिए बनाया गया, ना गैस के लिए है ना ही किसी सॉलिड मीडियम के लिए। तो इसका सही जवाब है मोशन थ्रू विस्कस मीडियम। अच्छा जी, ये अब हमारे पास थोड़े से रह गए हैं बस। इसका दायरा है इफ़, ख़त्म हो गए। इफ़ एफ बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड आर बी द नॉर्मल रिएक्शन देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इज़। तो ये फार्मूला है, हमने इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल में भी करा था, एफ इज़ इक्वल टू म्यू एस आर। तो ये आर जो होगा ये एफ़ के पास जाके डिवाइड करेगा तो फार्मूला बनेगा म्यू का, म्यू इज़ इक्वल टू एफ अपॉन आर। तो पहला ही ऑप्शन सही है इसका। ये ज़रा टाइपिंग के अंदर इक्वेशन बनी हुई है तो इसलिए हम सिर्फ खाली ये सेंटर हाईलाइट कर देते हैं इसके अंदर। द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज़ कंजर्व बट मोमेंटम इज़ नॉट कंजर्व। तो मैंने क्लास में भी बताया था कि दो तरह के कोलिजन हैं, जिसमें एक में एनर्जी कंजर्व होती है, मोमेंटम नहीं होता, और एक में एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है। जिसमें सिर्फ एनर्जी कंजर्व होती है, मोमेंटम नहीं होता, उसको हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। और ऐसा कोलिजन देखिए नीचे वाले के अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी कंजर्व होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर एक ये इलास्टिक कोलिजन के केसेस हैं जो क्लास के अंदर हमने 4 केसेस पढ़े थे कि इफ़ अ लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ मैसिव बॉडी विच इज़ एट रेस्ट द लाइट ऑब्जेक्ट विल। अगर एक बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट एक हैवी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में से टकराएगा तो क्या होगा इस लाइटर ऑब्जेक्ट के साथ? तो ये टकरा कर रीबाउंड करेगा, वापसी पलटेगा अपनी उसी वेलोसिटी से जिससे आके टकरा रहा था। तो इसका सही जवाब है रीबाउंड विद सेम वेलोसिटी। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ डिक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बच्चों देखें बढ़ रही हो, उसके अंदर वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़कर चेंज हो रही हो, तो उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ ही आता है। यानी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम होती है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होती है। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिक्रीज़ हो गई, यानी वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन बनता है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट आता है हमेशा। तो यहाँ उन्होंने वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ डिक्रीजिंग बोला है, देखें। तो इसके अंदर जवाब होगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो ये इसका सही जवाब है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है, दो फ्रिक्शन हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो स्टैटिक होती है, और जब ऑब्जेक्ट हरकत में आता है तो काइनेटिक। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो याद रखें उसका तमाम का तमाम हिस्सा सरफेस से कांटेक्ट में होता है तो ये फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। लेकिन जब हरकत में आता है तो फिर हरकत की वजह से कुछ फ्रिक्शन थोड़ी बहुत मिनिमाइज़ हो जाती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा स्टैटिक के मुकाबले में कम होती है, लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जवाब ध्यान में रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों चैप्टर नंबर 3 के ये MCQs आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इससे काफ़ी हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक और वीडियो में मिलेंगे जिसमें इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 4 के जो MCQs हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।